आइए करते हैं बाजार के एक और दमदार हफ्ते की शुरुआत। जबरदस्त मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत देता हुआ एसजीएक्स निफ्टी तो दमदार शुरुआत के बाद के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सबसे अच्छी बात अनिल सर, वेलकम बैक टू स्टूडियो। एनर्जी लेवल में फर्क दिख बहुत फर्क दिख रहा है तो सर। ये जो मूड माहौल है आप सब लोगों का साथ और स्टूडियो कैमरा लाइट एक्शन इसकी बात ही अलग है। सो मतलब टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, शोज कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी और जो माहौल जो वाइब्रेंसी यहाँ पर आती है वो शायद कहीं पर भी नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात वाइब्रेंसी दिख रही है आज दुनिया भर के बाजार। गजब का एक्शन है। आइए आज के ट्रिगर्स देख लें और करते हैं शुरुआत की किन ट्रिगर्स के दम पर इस हफ्ते की शुरुआत करेंगे भारतीय बाजार। एसएनपी ने फिर से बनाया है नया रिकॉर्ड और डाउ डबल सेंचुरी मारकर बंद हुआ है। उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन रहा है अमेरिकी बाजारों का। एक और दमदार लिस्टिंग की कर लीजिए तैयारी। टेगा इंडस्ट्रीज 200 से ज्यादा भरने वाला ये इशू आज लिस्ट होने जा रहा है। आज एक और आईपीओ खुलने जा रहा है। मेरे ख्याल से 7वां 8वां दिन है लगातार जब हर रोज एक आईपीओ खुल रहा है। अच्छी बात है, हर रोज एक एक खुल रहा है। आज मेड प्लस ये आईपीओ खुलने जा रहा है, इसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण एक मुझे मालूम है बाकी रह गया था मेट्रो ब्रांड्स का, राइट, वो भी आज करेंगे। मुझे अपना वादा याद है और वीकेंड पर मैंने पढ़ाई कर ली है, तो उन दोनों का हम विश्लेषण करेंगे। वेदांता जो मिला है हिंदुस्तान जिंक से 5,000 करोड़ बांट देगी अपने इन्वेस्टर्स को। 13.5 रुपए का एक और इंटरिम डिविडेंड आपके लिए आने की तैयारी में। 18.5 रुपए के डिविडेंड के बाद तो डिविडेंड पर डिविडेंड ये वेदांता बिल्कुल, तो वहां पर रहेगी नजर। बट आई डोंट थिंक सर वायदा कारोबार के लिए लागू होगा 5% से कम। नहीं, वो चूंकि स्पेशल डिविडेंड नहीं है तो वायदा कारोबार में आप देखेंगे कि दिसंबर महीने के फ्यूचर्स ये नीचे जाते हुए देखेंगे। जनवरी के महीने के फ्यूचर्स भी डिस्काउंट पर थे, वो थोड़े से बेहतर होते हुए दिखेंगे। या तो कैश में घटना है कि कैश में बढ़ना है और मतलब जो डिस्काउंट है वो 13-14 रुपए 15 रुपए के आसपास का बन जाना चाहिए। तो यानी कि वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को उसका फायदा नहीं होगा। तो कैश में 350 है, फ्यूचर में 341 है, यानी 9 रुपए के आसपास का फर्क है। जो थोड़ा और 4-5 रुपए बढ़ सकता है जी, क्लियर है सर। अच्छा, आज के मार्केट मूड माहौल की बात करनी है सर, बट एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन आप अभी जो पढ़ रहे थे और कल एक्चुअली बड़ी खबर हो गई सर। प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट इन लोगों ने हैक कर दिया और फिर वही बिटकॉइन वाली चीजें डाल दी। सवाल ये नहीं कि पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है, सवाल ये कि कितने डेस्परेट हैं बिटकॉइन को ऊपर ले जाने के लिए काफी लोग दुनिया भर में। कि आप देखिए कि उनके ट्विटर हैंडल से डाला कि 500 बिटकॉइन खरीद के हिंदुस्तान की जनता में बांटे है। टेक्नोलॉजी हैकिंग वो अपनी जगह है, लेकिन हैक करने वाला कुछ और भी तो कर सकता था। बिटकॉइन ही क्यों? सही बात। ये बिटकॉइंस को लेकर डेस्परेशन दिखाता है। एक और मैं बताऊं आपको, हाल ही में दिनों में मैंने भी ट्वीट किया था, पिछले हफ्ते भर पहले की बात, 10 दिन पहले की बात है। किसी ने ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट डाली कि मैंने आनंद महिंद्रा साहब का इंटरव्यू किया। हाँ, है ना। और आनंद महिंद्रा साहब को मैंने इंटरव्यू के दौरान पूछा और उन्होंने बताया कि उन्होंने बिटकॉइन में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत मोटे पैसे कमाए हैं। और मैंने मुझे भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने प्रूफ दिखाया, देखिए ये अकाउंट है। तब आनंद महिंद्रा साहब ने ट्वीट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने भी यही कहा कि अब तक मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनका इंटरव्यू करूं, उसके लिए मैं ज़रूर सोच रहा हूं कभी मौका मिले। लेकिन हाँ, वो बिटकॉइन पर नहीं होगा, महिंद्रा ग्रुप के प्लान्स पर होगा। तो कहने का मतलब ये कि और मैं या मोदी जी पहले और आखिरी आदमी नहीं है। कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम पर, कई सारे बड़े लोगों के नाम पर वो ट्वीट डाले गए। यही चीजें हैं जो इसकी क्रेडिबिलिटी कम करती है। एब्सोल्युटली, यही चीजें कम करती है। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के कोई मैसेज, एसएमएस, ट्वीट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं आते हैं, वहां पर भी आते हैं। और जिन स्टॉक्स के आते हैं या मार्केट के लिए आते हैं तो वो मार्केट की और स्टॉक्स की क्रेडिबिलिटी भी कम करते हैं। एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं, एक किसी बड़े एनालिस्ट के नाम पर कुछ डाल दिया या किसी स्टॉक के बारे में कुछ डाल दिया, वो एक छोटी बात है जी। पीएम मोदी का अकाउंट हैक करके आपको सिर्फ बिटकॉइन दिखता है तो वो थोड़ी समझ के बाहर की चीज है। एनीवे, चलिए हो गई एक। चलिए अच्छा, एटलीस्ट हमारी सरकार रेगुलेशन तो लेकर आ रही है ताकि ये सारी ये तो गलत नहीं सकते, जिसने भी डाला है गलत वक्त पे डाला है, गलत वक्त जब दिलाने की तैयारी में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। एग्जैक्टली, नहीं कुल्हाड़ी पे डांस कर। बिल्कुल सर। तो चलिए, ये एक इवेंट हुआ है ओवर द वीकेंड, बट काफ़ी सारे और चीज़ें हुई हैं सर पिछले 3 दिनों में। अगर आप देखें, यूएस का इन्फ्लेशन इंडिया के इन्फ्लेशन से 1.5% ज़्यादा है। कभी आपने सोचा था सर ऐसा समय आएगा? 1.5% ज़्यादा।
और वो आने के बाद यूएस 200 पॉइंट दौड़ेगा। देखो बचपन में ना वो हमारे घर पे लाइट जाती थी, सबसे पहले देखते सबकी गई है ना, और कभी कभी ऐसा कि पड़ोस वाले की जाती थी, वो आके देखता था हमारे यहाँ तो, और हमारी नहीं गई हो तो इतनी ज्यादा खुशी होती। उस तरह की थोड़ी सी माहौल बन सकती है। हमारे से ज्यादा यूएस का इन्फ्लेशन है, लेकिन उससे हमें कोई फायदा है नहीं। अच्छी बात ये दीप कि इन्फ्लेशन के जो डेटा है, हो सकता है अगर वो देखकर फेड टेपरिंग बढ़ाने की कोशिश करे कि महंगाई जरूरत से ज्यादा है, लेकिन बाजार उसके लिए तैयार है जी, कि मेंटली प्रिपेयर्ड है। और जाहिर सी बात है कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, लेकिन इस लेवल का इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। बिल्कुल, यह आप और हम सब जानते हैं। और इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो ग्रोथ की ओर इशारा भी कर रहा है, और शायद यही वजह थी कि अमेरिकी बाजार गिरे नहीं। लेकिन मुझे लगता है ये हफ्ता अमेरिकी बाजारों के लिए मेक और ब्रेक का है। बिल्कुल सर, अगर अमेरिकी बाजारों को बढ़कर बड़ी तेजी दिखानी है तो उसके लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। एसएनपी ने शुक्रवार को उसका संकेत दे दिया, रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ, और ये वीकली क्लोजिंग भी थी, राइट। बिल्कुल सर। सो एसएनपी ब्रेकआउट के पूरे संकेत दे रहा है। डाउ फॉलो करेगा, नेस्डेक थोड़ा सा पीछे था, पीछे जो थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश की, 2-3 दिन नेस्डेक के जो खराब गए थे जी। अब मुझे लगता है आज भी जो डेटा आने वाले 2-3 पूरे हफ्ते सर, और पूरे हफ्ते फिर फेड की मीटिंग है। सो मुझे लगता है अगर अमेरिकी बाजारों को बड़े तेजी के लिए तैयार होना है तो भी यही सही वक्त है, और अगर यहाँ से रिवर्स करना है तो भी यही सही। अब क्या होगा कहना मुश्किल है मेरे लिए। अमेरिकी बाजारों का हम विशेषज्ञ है नहीं, कभी कभार आइडिया लगता है कि डाउ कितना जा सकता है, कितना नहीं जा सकता, तो हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं यहाँ से, और ये बड़ी इवेंट्स, बड़े डेटा के पहले जिन लेवल्स के आसपास हैं, बहुत सारे लोगों ने ये लेवल्स काफी नीचे देखने के बाद फिर से देखें, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो मैं फिर वही कहूंगा दीप कि हमारे लिए सिंपल है, ओवरनाइट पोजीशन में थोड़ा सावधान रहना है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, वो दोनों ही तरफ, लॉन्ग साइड पर भी, शॉर्ट साइड पर भी। और हमारी स्ट्रेटेजी जो हमने 2 दिन पहले चेंज की, फिर हम उसी पर रहेंगे कि हम इंडेक्स और एफएनओ स्टॉक्स के बजाय, एफएनओ में भी लार्ज कैप्स के बजाय मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आज कितनी तारीख है? 13 तारीख, महीने के एंड तक 25-27 तारीख तक पूरा फोकस अगले 2 हफ्ते कैश मार्केट के स्टॉक, 2 हफ्ते कैश मार्केट, बस यहाँ पर करना 100% वहीं पर फोकस क्लियर है। इंडेक्स कहीं भी जाए, 17,200 आ जाए, 17,800 आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कैश मार्केट के स्टॉक्स में ही दिमाग लगाना है। समझ गया सर। तो चलिए वहां पर रहेगी नजर हमारी। ब्रॉडर मार्केट में 2 दिनों से वैसे अंडर, जो आप बोल रहे थे पिछले हफ्ते भी आपने ये बोला था, आउट परफॉर्मेंस शुरू हो गया, अलर्ट कर दिया, सही टाइम पे अलर्ट कर दिया कि आपके लिए कहाँ पैसा बनेगा। वो ट्रेंड पकड़ना जरूरी है कि जहां आपको मूड शिफ्टिंग होती हुई दिख रही हो। सो मेरे ख्याल से इंडेक्स हो सकता है आप 16,800 से 17,800 तक या 17,700 600 जो भी हो जाए, नॉन स्टॉप चल गए, रुकना भी चाहिए बिल्कुल, लेकिन रुका हुआ इंडेक्स कैश मार्केट के स्टॉक्स के लिए बेस्ट है। चलिए, तो बढ़िया इंडेक्स में जो भी हो, मार्केट में आपको बढ़िया निवेश के मौके मिलने वाले हैं। बट सर, एक इंडेक्स के लेवल की आपसे मुझे बात करनी थी, 17,600। हाँ, इसके ऊपर ट्रेंड बढ़ना है। आज का अगर आप देख लें संकेत, तो लग रहा है कि 17,600 के ऊपर एटलीस्ट जाएगा। तो क्लोज होता है या नहीं मालूम, बट आज तो लग रहा है ये हो सकता है, होना चाहिए। और प्रीएम्प्ट करते हुए मैंने ट्रेंड न्यूट्रल लिख दिया है। अच्छा। और न्यूट्रल लिखने के पीछे एक वजह, नो डाउट मैं 17,600 का इंतजार जरूर करना चाहता हूं, उसके ऊपर क्लोज मिले, लेकिन 3 दिनों से 17,475 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग 17,500 के ऊपर की मिली है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके आज के संकेतों में दीप मैंने ट्रेंड को न्यूट्रल लिखा है। 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग आपको ट्रेंड डेफिनेटली न्यूट्रल करेगी, थोड़ी मजबूती वाला होगी। और अगर ये हो जाता है और 37,400-500 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी बंद हो जाता है, तो थोड़ी मजबूती के संकेत और देगा। फिर यहाँ से आपको 17,800 18,000 तक की अपसाइड बनती हुई दिखेगी। उसके लिए बाजार तैयार हो रहा है, और 18,000 के पार बंद होने के बाद हम ट्रेंड को और पॉजिटिव कर लेंगे। वो हर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि एक 37,400-500 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी नई ताकत ला सकती है। सबसे बढ़िया बात दीप जो शुक्रवार के सेशन में मुझे दिखी, और वो ये थी कि आखिरी मिनटों में जो बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और 37,000 के ऊपर की क्लोजिंग, ये दिन भर देख के लग नहीं रहा था। बिल्कुल। और जब 2:30 बजे भी मैं डेटा देख रहा था, तो उसमें डेटा में ये लग रहा था कि 37,000 बहुत कश्मकश वाला लेवल है। लेकिन शुक्रवार का सेशन है, 37,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में है, और उसको तोड़कर उसके ऊपर बंद होकर आखिरी 15 मिनटों का जो बैंक निफ्टी का एक्शन था, वो मतलब कॉन्फिडेंस देने वाला था। यस सर। सो मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी आज अपनी अंडर परफॉर्मेंस कम करने की कोशिश करेगा,
हो सकता है निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश आज बैंक ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, कोशिश करेगा आज कम से कम बराबर तो चलेगा। चलिए, तो ये तो बढ़िया संकेत हाँ, है। ये जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की वो बहुत इंटरेस्टिंग और काम की है। चलिए, तो बढ़िया है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बाजार भी और close हुए हैं। लगातार हाँ, 3 सर, दिन बैंक निफ्टी भी डीप 37,000 के ऊपर बंद हो रहा है। एब्सोल्युटली सर, तो अच्छे तैयार है, संकेत 37,400 को पार करने के बाद दौड़ने के लिए तैयार। तो चलिए फिर बताइए, ट्रेंड तो न्यूट्रल है, बाकी संकेत आज कैसे? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर है। यस सर। एक ही दिक्कत है इस चल रही market है में, और वो डिटेल में बात करेंगे। डेटा खराब है। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार ऊपर के लेवल पे बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुक करके हल्के हुए नीचे एंटर करने के लिए, और उसके पीछे, और दोनों ही दिन आपको बहुत बढ़िया सही लेवल पे एंट्री मिली। बिल्कुल सर। और दिन के दौरान ही पैसे बन गए आपके। बिल्कुल। सो उसके रीजन ये कि एफआईएस की लॉन्ग की बिकवाली अभी भी बरकरार है, आज भी है वो चीज। देखते हैं आज, लेकिन कहाँ बेचना है वो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है सर। घरेलू फंड्स पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर है। 350 करोड़ का खरीदना हमें इंप्रेस नहीं करता, 325 करोड़ जी सर, नॉट इम्प्रेसिव। बड़ा अच्छा चाहिए था। हाँ, मतलब मैं पास हो गया, पास हुआ, लेकिन कितना, मतलब 40%, 35% से या 75% से, वो भी तो होता है ना, पास तो पास ही होता है, लेकिन 75% लाए तो डिस्टिंक्शन है, 35% पे तो हर कोई पास हो जाता है। तो ये वो 35% वाले पास है। उतना वो नहीं है। नहीं, मजा नहीं है। ओके, और फिर आप आइए, एफएनओ संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हुए, सेंटिमेंट न्यूट्रल से पॉजिटिव हुआ है, ट्रेंड अभी मैंने नेगेटिव से न्यूट्रल किया, तो काफी कुछ आज बदलाव है। एक्सेप्ट एफआईएस के नेगेटिव रखें, बाकी सारी चीजों में, और ग्लोबल के और डीआईएस के पॉजिटिव, बाकी सब में बड़े बदलाव आज आपको ट्रिगर्स में दिख रहे हैं। तो चलिए, एक नेगेटिव है, बट फिर बाकी संकेत या तो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल हैं आपके लिए। लेवल्स बताएं सर। 17,425, 17,475, 17,525 गैप से खुलने के बाद मजबूत सपोर्ट आज के लिए। इसके नीचे जाएंगे नहीं, रेंज आपको लेकिन ध्यान में होनी चाहिए। 17,375, 17,425 स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर अब आता हुआ दिख रहा है, जहां पर शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी सब कुछ होगा। अगर आया तो आएगा नहीं। ऊपर कितना, 17,600, 625 के आसपास हम खुलने चाहिए, और उसके बाद और आगे बढ़कर 17,675, 17,750 अगला टारगेट बनेगा निफ्टी का। वहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की आज होती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। 36,800, 36,900 जी बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। पिछले 2-3 दिनों से यहीं से सपोर्ट लेकर बार बार बैंक निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इस रेंज में, इस रेंज के नीचे जाने की संभावना कम है। फिर भी बैंक निफ्टी है, जो कि हम जानते हैं नटखट, चंचल और शरारती है, तो इसलिए 36,500, 36,600 ये वो रेंज है जहां पर स्ट्रॉन्ग बाय जोन बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आता है। ऊपर कितना जा सकते हैं, 37,375, 37,575, ये आपके लिए ऊपर की रेंज है। मेरे ख्याल से इस रेंज को थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे। एनीवे 37,500, 375, 37,575 ये रेंज है जहां पर आप कहीं कहीं खुलेंगे। उसके बाद इसके ऊपर 37,650, 37,850 तक की यात्रा बैंक निफ्टी करेगा। बेसिकली 37,950 तक का रास्ता खुल रहा है। ओके, अभी हाँ, मतलब 38,000 के आसपास तक का, वहां तक के लिए हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के ऊपर के टारगेट। ठीक है सर, तो ये ऊपर की रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी की निकल कर। ठीक है सर, तो ये हैं सारे बड़े लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर आज के लिए, और मुनाफा वसूली भी ऊपरी स्तरों पर आपको आती हुई दिख सकती है। ट्रेडिंग रेंज बताएं सर। 36,900, 37,525 ये दिन की ट्रेडिंग रेंज बनेगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के सॉरी मैंने बैंक निफ्टी पहले बताया। निफ्टी का 17,525, 17,625 दिन की ट्रेडिंग रेंज है। 17,475, 17,675 दिन की मीडियम रेंज है, और 17,400 से लेकर 17,750 तक की रेंज ऊपर की तरफ बनती है, ये बड़ी वाली निफ्टी के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी। 36,900, 37,525 छोटी रेंज है। 36,800, 37,650 मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज से काम चलाएं। आमतौर पर मीडियम रेंज ज़्यादा काम करती है, छोटी और बड़ी रेंज कम काम में आती है। मीडियम रेंज की तरफ बाजार ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करता है, और जब बड़ी रेंज को ट्रेड करता है तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मानी जाती है, छोटी रेंज को करता है तो बड़ा साइडवेज माना जाता है। बिल्कुल, बड़ी रेंज के तौर पर 36,600, 37,750 आज के लिए लेकर चले। तो आज बड़ी रेंज कर देना, आज मीडियम रेंज कर देना। मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम रेंज ही रहनी चाहिए। अच्छा, बड़ी रेंज के लिए अभी होने में हो सकता है। उसका रीजन है कि दीप पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। मतलब एक तो ज़्यादा पोजीशन हो तो बड़े मुंह आने की संभावना है। वीकली सीरीज आपकी शुक्रवार को शुरू हुई है,
अभी भी बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, और इसीलिए आपको याद होगा शुक्रवार को मैं यही कह रहा था कि पुट कॉल रेशियो 1.42 पर है, हायर साइड पर है, लेकिन बहुत छोटी पोजीशन पर है, इसलिए ज़्यादा नहीं गिरेगा। यही अगर बड़ी पोजीशन पे होता तो गिरने के चांस बढ़ जाए, और वही देखिए आप 17,400 एकदम परफेक्ट लेवल से घुमा है, और बैंक निफ्टी भी देखिए 36,800 से 850 से परफेक्ट लेवल से घुमा, तो बहुत बढ़िया। ऐसा मार्केट कम मिलता है जो एकदम लेवल को रेस्पेक्ट करे, हमें तो वही चाहिए भाई। हम हमारे जो डेटा निकल कर आ रहे हैं, जो लेवल्स आ रहे हैं, उस हिसाब से बाजार चले, फिर भले ऊपर जाए नीचे जाए। अगर आपको पता है कि यहाँ तक जा सकता है ऊपर, यहाँ तक जा सकता है नीचे, और उस हिसाब से बाजार चल रहा है, तो और क्या चाहिए। सही बात। इसलिए ठीक है, लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट थोड़े हल्के हुए हैं सर पोजीशंस एफआईएस की, पीसीआर भी थोड़ा हल्का हुआ है, कंफर्टेबल है। 67% एफआईएस की पोजीशन आई है, वेरी मच कंफर्टेबल। पुट कॉल रेशियो 1.42 से 1.28 आया, कंफर्टेबल है, और वो भी हल्की पोजीशंस पर ही है। विक्स कंफर्टेबल है, 3% घटा है, 20 वाला 16 आ गया घटा के, ऐसे देखा जाए तो 25% घट गया, 20% घट गया, तो वो भी अच्छा संकेत है। तो तीनों ही डेटा अच्छे हैं आज के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ से भी डेटा का सपोर्ट है, अब पोजीशंस पर आते हैं। मौजूदा पोजीशंस हैं तो क्या करना है? 17,450 ये आपके लिए 17,300 से सीधा 150 पॉइंट ऊपर खींचा है। ओके। स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही, जिनको अभी भी और नीचे का रखना है 17,375 रखे, लेकिन मेरी राय 17,450 की होगी अब गैप से खुलने के बाद। बैंक निफ्टी पे भी 36,800, ये अब आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस ऊपर खींच दिया दीप, क्योंकि अगर आज ब्रेकआउट होना है तो वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, वो टिकने वाला होना चाहिए, इसलिए स्टॉप लॉस हम ऊपर रखेंगे ताकि आप फंसे ना। ओके। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो 17,625 के स्टॉप लॉस ने अब तक आपको रोज बचाया है। अगर आज बचा ले तो ठीक, नहीं तो फिर थैंक यू वेरी मच कर दीजिए, शॉर्ट काट लीजिए। नए ब्रेकआउट की तैयारी करेगा निफ्टी, और ऐसे में आपके लिए शॉर्ट रहना ठीक नहीं। चाहे तो क्लोजिंग तक इंतजार कर सकते हैं, अगर 17,625 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो फिर तो बिल्कुल भी मत सोचना है, फिर तो काट ही लेना चाहिए, और नहीं मिले तो एक दिन और चांस ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 100 पॉइंट ऊपर ही खुल रहा है, तो फिर 100 पॉइंट आपका क्लोजिंग से और चांस लेना चाहें तो ले सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी का है, इंट्राडे 37,500 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की पूरी संभावना है। 37,400 आप पिछले 2-3 दिनों से ट्राई कर रहे हैं, पार नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट। तो 37,500 ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। अब इसके ऊपर निकले और बंद होता दिखे तो एग्जिट कर ले। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो ये है आपके लिए सारी मौजूदा पोजीशंस की बात। नई पोजीशन सर? खरीदे निफ्टी 17,450 के स्टॉप लॉस के साथ, सिंपल जी। 600-625 छोटे टारगेट है, 675 मीडियम टारगेट, और 750 फाइनल टारगेट निफ्टी में खरीदारी करने के लिए आज से। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 17,675 से 17,750 की रेंज में शॉर्ट करें। 650 से मूड माहौल देखकर सोचना शुरू करें कि बेचना अभी है या रुक कर 17,750 तक बेचें। 17,825 का स्टॉप लॉस होगा। नीचे के टारगेट जो दो छोटे बनेंगे 625 और 17,600, मीडियम टारगेट 17,550 का, और फाइनल टारगेट 17,515 का। इतना ही, बस इससे ज्यादा नहीं। अंडरस्टूड। बड़े टारगेट के लिए नहीं है। अब 1% का करेक्शन बहुत हो गया, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक है सर, अंडरस्टूड। ये तो रही निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीदना है आपको, सिंपल 36,800 के स्टॉप लॉस के साथ 200 पॉइंट नीचे जहां आप बंद हुए हैं, टारगेट रखिए 37,375 पहला टारगेट है। 525 और 575 दो मीडियम टारगेट है। आज टारगेट ज्यादा है तो आपको नोट करने पड़ेंगे, या वो नहीं तो आजकल अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जिस तरह का मूव है उस हिसाब से आपको टारगेट देने पड़ेंगे, ताकि आप हर लेवल को ध्यान में रख के अपने को ट्रेल करते चले। 525 575 छोटे टारगेट, 650 750 मीडियम टारगेट है, 37,825 और 37,950 तक की राह खुलेगी बैंक निफ्टी के लिए 37,500 के ऊपर निकलकर टिकने के बाद। इसलिए 37,950 तक के टारगेट के लिए आपको लॉन्ग बने रहना है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 37,750 37,950 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। वहां पर आने पर अब कुछ लोग एग्रेसिव है तो 37,500 पे भी सोच सकते हैं, 650 पर भी सोच सकते हैं। आप उस वक्त का मूड माहौल देखकर डिसाइड करें। मुझे कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है बेचने की। बिल्कुल, लेवल्स का इंतजार जहाँ था वहाँ पे 2 दिन बोला ही ना, इतना मजबूती के साथ कि आप जब बेचो आराम से लो, नीचे में मिलेगा। बिल्कुल, जहाँ था वहाँ बोला। आज वैसा नहीं लग रहा तो नहीं बोलेंगे। 37,950 के आसपास जितना बेच पाए उतना बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, एक आध दिन इंतजार कर लें, जब आए तब बेचेगा। 38,100 आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे के टारगेट जो बनेंगे दीप वो है 37,650, 575, 525, उसके बाद 37,400 37,300 फाइनल टारगेट। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स और नई पोजीशंस की बात। आज बैन लिस्ट में सर फाइनली वोडाफोन आइडिया की भी एंट्री हो गई है। 2-3 बार इसने अटेम्प्ट करा पिछले हफ्ते। अब बैन में वोडाफोन आइडिया है, एस्कॉर्ट्स है और इंडिया बुल्स हाउसिंग है। अच्छा, डेटा बताएं सर, जो एकमात्र नेगेटिव एफआईआईज क्या खराब दिखा आपको सर? 1100 करोड़ की कैश में बिकवाली बढ़ी है, स्पेशली तब जबकि घरेलू फंड ने 387 करोड़ की ही कैश में खरीदारी की हो, तो उस लिहाज से आंकड़ा बढ़ा है।
फिर से आंकड़े बड़े होते दिख रहे हैं, यही समस्या है जी। इसलिए गैप से बहुत ऊपर खुले तो वहां पर थोड़ा सा हम रुक सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। बिल्कुल। 1323 करोड़ ये इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और 507 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो उस लिहाज से अगर आप डीप देखेंगे तो 2400 2900 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली है एफआईज की तरफ। अच्छी बात खाली एक ही कि 1323 करोड़ के जो इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली आपको दिख रही है उसमें एक अच्छी बात है कि शॉर्ट्स नहीं बने जी, खाली लॉन्ग पोजीशन कम हुई है। सिर्फ लॉन्ग कम हुए तो वो उतने बुरे नहीं जी। शॉर्ट हो तो आपको शॉर्ट करते हैं फ्रेश तो आपको ये लगता है कि भाई अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लॉन्ग है तो आपने नीचे लिया तो बेचेंगे ना, इसी दिन के लिए वसूली करके अब फिर से एंटर करेंगे, तो वो थोड़ा सा राहत वाली बात है। अब आइए एफएनओ के डेटा। 17,500 मेक और ब्रेक लेवल है जहां पर आप बंद हुए। 29 लाख शेयर पुट में है और 33 लाख शेयर कॉल्स में है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,400 पर है, 31 लाख शेयरों का। 17,500 भी एक तरह से हाईएस्ट ही मान सकते हैं, 31 और 29 लाख में कोई खास फर्क है नहीं। तो एक बार गैप से खुलने के बाद आपका बेस ही 17,500 के आसपास हो गया। इसीलिए जो आज की डे सपोर्ट रेंज है वो 17,475 से 17,525 ये टूटने वाली नहीं है, ये मानकर चल सकते हैं। तो क्लोजिंग तो 17,500 के ऊपर की आपको मिल ही जाएगी, टेंशन ना लें। 17,600 पर हल्की रुकावट है, 26 लाख शेयर और उसके बाद कोई ऐसी बड़ी कॉल राइटिंग है नहीं। तो 17,600 के पार निकलेंगे तो थोड़ी बहुत आप समझ सकते हैं कितना 61 लाख शेयर 60-70 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट होंगे, वो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग करेंगे। 17,625 17,675 तक ले जाएंगे, बाद में वहां से देखेंगे। ठीक है सर, ये एफएनओ के डेटा आपके। अब आइए बैंक निफ्टी। 37,000 मेक और ब्रेक लेवल है जिसके ऊपर बंद हुए हैं 100 पॉइंट आप। 14 लाख शेयर पुट में, 13 लाख शेयर कॉल्स में। उसके बाद हल्की सी रुकावट का लेवल 37,500 है और 38,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 15 लाख शेयर का पोजीशन कम है तो कोई टेंशन वाली बात ज्यादा है नहीं। डन सर। तो ये है आपके लिए सारा डेटा का विश्लेषण, आज के लेवल्स और स्ट्रैटेजी। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर। आइए अनिल जी से जानते हैं उनका आज का स्टॉक ऑफ द डे। ग्लेनमार्क फ्यूचर्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दीप स्टॉक बढ़िया एक्शन में दिख रहा है, धीमे धीमे फार्मा शेयरों में बढ़िया एक्शन हो रहा है। इससे पहले ग्रेन्यूल्स हमने दिया था, वो सारे टारगेट्स हासिल हुए। ग्रेन्यूल्स में भी अच्छा मूव दिखा है। मिड कैप फार्मा शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी हो सकती है। 515 का आपको स्टॉप लॉस रखना है फ्यूचर्स का, जो शुक्रवार के लोस का है। 540, 550 और 565 के टारगेट है। इवेंचुअली 600 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप पोजिशनली खरीदारी करके चलें। महीने भर का आपका, महीने डेढ़ महीने का व्यू है तो क्यों खरीदना है? दो रीजन है। एक तो ये कि वैल्यूशंस ठीक है इस स्टॉक के जहां पर ये ट्रेड कर रहा है, और दूसरा है कि इनके पास 82% स्टेक है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में, जो इन्हीं की कंपनी जो लिस्ट हुई है उसका वैल्यूशन ही 6,000 करोड़ के आसपास होता है। पूरी कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल अच्छे वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से पिछले हफ्ते इसने पूरा अच्छा रिकवरी दिखाया, यहाँ पर लीजिए 527, 530 के आसपास फ्यूचर्स लीजिए, नीचे में आए 510, 15 के आसपास और ऐड करें। अगर 515 के आसपास ऐड करने तो आप 510 का स्टॉप लॉस रख लें। फिलहाल 515 का डे ट्रेडर स्टॉप लॉस लेकर चलें 540, 550 और 565 के टारगेट के लिए। ठीक है सर। तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और ग्लेनमार्क के लिए आज का स्टॉक ऑफ द डे। अब सर आईपीओ मार्केट में भी आज तो दमदार एक्शन है, काफी सारी चीजों पे बात करनी है। जो लिस्टिंग हो रही है पहले इस पर राय दे अपनी। टेगा इंडस्ट्रीज दमदार रेस्पॉन्स मिला था टेगा इंडस्ट्रीज को, अच्छे लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हमारी राय थी इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसकी जो इशू प्राइस है 453 रुपये की इशू प्राइस है, उसके सामने 700-750 रुपये के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए। और वहाँ से भी थोड़ी बहुत अपसाइड बन सकती है अगर रेस्पॉन्स देखा जाए तो। 200 गुना से ज़्यादा भरना आपको सिंपल है। 650 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और 650 के स्टॉप लॉस पर भी आपके 200 रुपये बनते हैं। और जैसे जैसे बढ़ता जाए, समझिए 750 हो गया तो स्टॉप लॉस 700 कर लें, 800 हो गया तो 750 पर ले आए। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले और फिलहाल 650 का रखें। 650 के नीचे लिस्ट हो तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या 50 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिए। मेरा मानना है 700-750 के आसपास लिस्ट होगा। फिर देखते हैं कितनी फॉलो अप बाइंग आती है। अच्छी लिस्टिंग होने वाली है। लिस्टिंग तो बढ़िया होगी, लिस्टिंग तो दमदार होगी। चलिए तो ठीक है, टेगा इंडस्ट्री दमदार लिस्टिंग के लिए तैयार। 2 आईपीओस पर भी राय लेनी है सर। एक तो मेट्रो ब्रांड्स, ऑलरेडी आज इसका दूसरा दिन है, 27% ही भरा है सर, बट इस पर आपकी सलाह क्या है? थोड़ा रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाने की राय है। हल्की सी रिस्क रह सकती है, मतलब हल्की सी रिस्क इन द सेंस कि मतलब मैं लिस्टिंग पर बहुत मोटा पैसा बनने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और इसलिए आप उस हिसाब से पैसा लगाएं कि ऊपर लिस्ट हो जाए बढ़िया है, अगर नीचे लिस्ट हो तो मैं और ले सकूं, वो सोचकर आपको पैसा लगाना चाहिए। या फ्लैट लिस्टिंग हो तो मैं और ले सकूं, और लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चले। अगर लिस्टिंग पे आपका 25-30% बन गया तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी
ऐसा नहीं लग रहा कि लिस्टिंग पर बड़ा गेंस बन सकता है। उसके रीजन पहले मैं अच्छी चीज़ें बता दूं। पहली चीज़ तो कि ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है मेट्रो की और पूरे देश भर में ज़बरदस्त प्रेजेंस है। तो रिटेल फुटवेयर मार्केट में लीडर है, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। और कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है। पर शू जो इनकी सेलिंग है वो मतलब बाटा के मुकाबले उनका ही ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, ये पर शू 1300 1350 रुपये इनकी एवरेज कस्टमर पर कस्टमर इनकी वो निकल कर आती है। बाटा की 550 रुपये, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है ना। तो प्राइसिंग पावर है। अब बाटा लो प्राइस सेगमेंट में उतरा है और मैं अभी बहुत लंबे समय बाद पहली बार बाटा के शोरूम में गया, मैं दंग रह गया जिस तरह से बाटा की क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटी तो खैर बाटा की हमेशा से रही है, लेकिन जिस प्राइस रेंज में 1500 1800 2000 में बाटा आ गया है और जिस तरह के पहले तो ऐसे था कि बाटा के जूते मतलब अंकल ही पहनेंगे जी, मतलब यंग डिजाइनर वालों के काम के, लेकिन अब तो गजब बनाने लगे। 2-4 तो मुझे पसंद आ गए। तो एनीवे ये मार्केट ऐसा है दीप जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ने वाला है। मेट्रो एकदम वेल पोजिशनड है। एक और चीज़ बताता हूँ, अभी मैं पूरे वीकेंड पे पिछले 2 हफ्ते से शादी वादियों के सीजन में था। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं दो जोड़ी जूते लिए थे, एक ब्राउन और एक ब्लैक, क्योंकि है ना वो शादी में जब आप जाते हैं तो ब्लैक नहीं पहनते, ब्लैक को शुभ नहीं माना जाता। तो ब्राउन पहन के कैसा भी सूट हो आपका, ब्राउन ही पहनना है, ठीक है। तो वो सिस्टम होता था। एक जोड़ी हम चप्पल लेते, स्लीपर्स वगैरह उस तरह की होती है। आज ये हालत है, एक शादी में आपको 4-5 जोड़ी जूते, हर ड्रेस की तरह की मैचिंग का अलग। शेरवानी पहन रहे तो उसके नीचे ये होगा, जोधपुरी सूट के नीचे ये होगा। बिल्कुल, अरे भाई साहब, मतलब ये कंजम्पशन बढ़ गया। मतलब दूल्हे की तो छोड़ो, मतलब बाराती 5-5 7-7 जोड़ी जूते लेकर आते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। मॉर्निंग ड्रेस के साथ ये होगा, मतलब जो कंजम्पशन बढ़ा है जूते का वो बताता है कि इनका बिजनेस तो जबरदस्त बढ़ने वाला ही है। सो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, पूरे ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है इस, तो बहुत सारी चीजें अच्छी है। हाँ, खाली 2 ही चीजें हैं इसमें। एक हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, वो इनके लिए पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। नेगेटिव है कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन पॉजिटिव है कि सबसे पुराने ये जानते हैं कंपटीशन को हैंडल करना। सबसे बढ़िया बात जो मैंने फरहान मलिक जी का इंटरव्यू किया था, कंपनी का फोकस बहुत क्लियर है कि कैसे सेल्स बढ़ानी है, कैसे एम्प्लॉयज को इंसेंटिवाइज करना है। वो जो इनकी कला है ना, ये इसको हमेशा आगे रखेगी। एक ही प्रॉब्लम है जी सर, वैल्यूएशन थोड़े और अट्रैक्टिव रखना, थोड़ा छोड़ना चाहिए था इन्हें। अब वही वाली बात है, इसमें भी राकेश जी की बड़ी स्टेक है। राकेश जी के आईपीओ में आप जूस रहता नहीं है, स्टार में भी नहीं था, देखा था, इसमें भी नहीं है। तो अगर थोड़ा 10% वैल्यूएशन नीचे रखते ना तो मैं दिल खोल के स्ट्रॉन्ग बाय देता था। वही वाली बात है, राकेश जी के आईपीओ हमेशा आपको लिस्टिंग के बाद नीचे मिलते हैं। हो सकता है ये भी मिल जाए या आसपास मिल जाए, तो वो रिस्क ध्यान में रख के ही आप लॉन्ग टर्म। हाँ, अगर आप FY25 की अर्निंग देख रहे हैं, 2 साल आगे का देख रहे हैं ग्रोथ आउटलुक, तब तो पैसा बनेगा। लेकिन आप 2 हफ्ते का या 2 घंटे का सोच रहे हैं तो पैसा बनेगा कि नहीं, डाउटफुल। हाँ, 2 साल आगे तो बनेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म का व्यू लगाएं। अगर शॉर्ट टर्म में बन जाए तो खुश हो जाइएगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। अंडरस्टूड सर। और लिस्टिंग के बाद खरीदने के लिए जगह जरूर रखें, मिल सकता है उसके आसपास, पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए ये तो रही आपके लिए मेट्रो ब्रांड्स की बात। मेड प्लस सर जो आज खुल रहा है, इस बहुत ही बढ़िया कंपनी है, अच्छा आईपीओ, ये भी सेम मेट्रो टाइप ही है। जो आपके दवाओं की दुकान की पूरी देश भर में इनकी चेन है, स्पेशली दक्षिण भारत में इनका ज़्यादा कारोबार है जी। तो यहाँ पर रीजनेबल लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाना है। लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज़ है, और लिस्टिंग एंड ठीक ठाक मिल सकता है आपको। बहुत नीचे लिस्टिंग नहीं होगी, ये भरोसा है। मेरे ख्याल से 15-20% का भी अगर आपको लिस्टिंग एंड मिल जाए तो ठीक है, सफिशिएंट है, रीजनेबल है। प्रोमोटर्स बहुत ही बढ़िया है जी, 0 लिटिगेशन। अगेन बढ़िया सर, ये तो आपको बहुत मुझे पसंद आता है, ये तो मुझे पसंद आता है, मैं उसकी वैल्यू देता हूँ। एब्सोल्युटली, अच्छे प्रोमोटर को वैल्यू नहीं देंगे तो किसको नहीं, और देनी चाहिए, हमें भी देनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को, मार्केट को देनी चाहिए। 0 लिटिगेशन वाले धंधा समझते हैं जी। सबसे पहले इस बिजनेस में आने वाले में वन ऑफ द स्टार्टिंग प्रोमोटर्स हैं देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन में दी है, अपोलो के बाद, अपोलो फार्मेसी के बाद नंबर 2 मेड प्लस है जी। ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल से प्रॉफिट कर रहे हैं। वाह, 10 साल से नहीं, सॉरी, मेट्रो 10 साल से प्रॉफिट कर, ये भी प्रॉफिटेबल है लगातार, ये भी प्रॉफिटेबल है। तो फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूशंस भी रीजनेबल है, ऐसा नहीं बहुत महंगे दिए। हालांकि ऐसे खाली पुराने वैल्यूशन देखेंगे तो आपको महंगा ही लगेगा। हमने एक्स्ट्रापोलेट किया कि जो पैसा आ रहा है, नए स्टोर्स जो खोलेंगे उसके हिसाब से अगले 2 साल में कितनी ग्रोथ आएगी वो देखेंगे, तो आपको अपोलो फार्मेसी के सामने थोड़ा वैल्यूशन ठीक लगेंगे। तो थोड़ी अपसाइड लिस्टिंग पर ये छोड़ते हैं। नेगेटिव क्या है,
फोकस ज़्यादा सदर्न मार्केट में, अब कलकत्ता में घुसे हैं थोड़ा, बाकी ज़्यादा वही ज्योग्राफिकली एक ही जगह है अपना, ज़्यादा वही है, तो बस थोड़ा बड़ा ले। बट वो हमें, मुझे नेगेटिव भी कुछ तो देनी होता ना, तो मैं ढूंढता हूँ फिर क्या लिखूँ, एक आध तो लिखूँ ऐसा, तो वो वैसे ही है, बाकी कोई ऐसे खास नेगेटिव कुछ है नहीं, बढ़िया कंपनी, अच्छा है, पैसे लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये है आज की लिस्टिंग और दोनों आईपीओस पर अनिल जी की राय। एक्शन है भरपूर आईपीओ मार्केट्स में, कुछ और आईपीओस के जो, हाँ सर, मैप माई इंडिया, मेड प्लस, ये दो तो, और एक और डेटा पैटर्न, ये भी इंटरेस्टिंग आईपीओ, इसका भी हम कल विश्लेषण करेंगे, ये भी खुलने जा रहा है। ये दो तो बढ़िया करेंगे, मैप माई इंडिया और डेटा नहीं सॉरी आज वाले मेड प्लस, ये दो तो बढ़िया करेंगे। ठीक है सर, तो चलिए नजर है यहाँ पर कुछ और आईपीओस के अपडेट्स भी ले लेते हैं और साथ ही आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स भी जान लेते हैं। मानसी, देवांशी और साथ ही आशीष हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या क्या है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एसएच केलकर का बायबैक आज से खुलेगा, प्राइस जिसका 210 रुपये प्रति शेयर है और साइज इसका 61 करोड़ का है, जिस पर नजर रखनी होगी। जिंदाल फोटो आज के दिन कंपनी की बोर्ड बैठक है और वॉलंटरी डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। नवंबर सीपीआई के आंकड़े आज शाम आते हुए दिखेंगे, वहीं बूस्टर डोज के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की एक बैठक होने जा रही है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। साथ ही एमसीएक्स आज निकल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे लॉन्च करने जा रहा है, तो इस पर भी नजर रखें। और आईएक्स पर फोकस रहेगा क्योंकि करीब 60 करोड़ बोनस शेयर्स आज लिस्ट होने जा रहे हैं, बोनस रेशियो जिसका 2 शेयर्स for 1 शेयर का रहेगा। तो ये तमाम ट्रिगर्स आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल, तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं आज के लिए। आइए खबरों की करते हैं शुरुआत और आईपीओ अपडेट्स और खबरें ले लेते हैं देवांशी के साथ। मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले श्रीराम प्रॉपर्टीज, इसका जो आईपीओ है वो आप देखिए कुल मिला के 4.6 टाइम्स भरता हुआ दिखा था और ये आईपीओ शुक्रवार को बंद हो गया था। क्यूआईबी ऑलमोस्ट 1.85 टाइम्स और नेट जो एनआईआई है वो भी करीब 5 गुना बढ़ता हुआ दिखा था और जो रिटेल है वहां से सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, 12 गुना से भी ज्यादा ये जो इश्यू है वो भरता हुआ दिखा। इसके साथ ही मैप माई इंडिया, यहाँ पे भी आप देखिए कुल मिला के दूसरे दिन 6 टाइम्स से भी ज्यादा भरता हुआ दिखा है और रिटेल में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन है और आज जो आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा, तो इस पर नजर रखें। मेट्रो ब्रांड्स कुल मिला के पहले दिन 27% तक ये आईपीओ भरता हुआ दिखा है। आज देखना होगा कि कैसा रिस्पांस इसको भी मिलता हुआ दिखता है, लेकिन रिटेल में अच्छा सब्सक्रिप्शन इसको भी मिला है करीब 52% का। इसके साथ ही सिगाची इंडस्ट्रीज, इसके नतीजे आते हुए दिखे हैं। उनकी जो कुल बिक्री है वो 16% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 28% तक की बढ़त है। मार्जिन इस बार 20% से बढ़कर 22% पे आते हुए दिखे हैं और जो मुनाफा है उसमें 25% तक की बढ़त है। मुनाफा कंपनी का 8 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ पे पहुंचा है। वेदांता, कंपनी के बोर्ड ने 13.5 रुपए प्रति शेयर के दूसरे डिविडेंड का ऐलान किया है। रिकॉर्ड डेट 18 दिसंबर को तय की गई है। इसके साथ ही पावर ग्रिड पर नजर रखें, जहां पे 15 दिसंबर को बोर्ड की बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार होता हुआ दिखेगा और यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड के लिए वो 23 दिसंबर होगी। और एंटनी वेस्ट हैंडलिंग पर नजर रखें, जहां पे कंपनी की सब्सिडरी को करीब 1000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और एंटनी वेस्ट पर रखी नजर, बड़ा ऑर्डर भी इन्हें मिला है। पर मानसी, कुछ और खबरें भी हैं, बताएं इनके बारे में। बिल्कुल, मिंडा इंडस्ट्रीज बोर्ड मीट में काफी सारे अनाउंसमेंट्स होते हुए दिखे। तो जर्मन की कंपनी फ्रीवो एजी के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है और ईवी सेगमेंट के लिए कंपनी को 71 करोड़ देने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा गुजरात स्थित मिंडा कोसाई एल्यूमिनियम व्हील के एक्सपेंशन करने पर भी सहमति यहाँ मिलती हुई दिखी है। विस्तार प्रोजेक्ट के लिए करीब 74 करोड़ की मंजूरी यहाँ पर मिली है। महाराष्ट्र के सुपा स्थित 2 व्हील अलॉय प्लांट के विस्तार को भी बोर्ड की मंजूरी मिली है। 2 व्हील अलॉय प्लांट के विस्तार पर 190 करोड़ खर्च करने की बोर्ड मंजूरी दे रहा है। वहीं जॉइंट वेंचर में 6 साल में करीब 388 करोड़ निवेश की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। तो तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो कि मिंडा इंडस्ट्रीज को फोकस में रख रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज वेरारिंग के ANDA के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। वैबको बोर्ड मीट हुई और उसके बाद कंपनी के बोर्ड ने कंपनी का नाम जो है उसे बदलकर ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड करने को मंजूरी दे दी है। कोपरन पर नजर रखें, सब्सिडरी कंपनी कोपरन रिसर्च लेबोरेटरीज को API प्रोडक्ट नाइट्रोक्सोलाइन के लिए यूएसएफडीए के लिए से 20 साल के लिए पेटेंट मिला है, जिसके चलते इस पर नजर रखनी होगी। और UBL कंपनी का कहना है कि बियर मार्केट का प्रीमियमाइजेशन जो है वो कंपनी के लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी है और इसी के लिए हेनिकन ब्रांड से कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की भी कंपनी योजना बनाकर चल रही है, तो इसके चलते कंपनी पर नजर रखनी होगी। तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें आज के लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए नजर रखते हैं
कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी FIR में आशीष के साथ। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। दमदार रिपोर्ट आई है सन फार्मा एडवांस स्पार्क पर। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है। काफ़ी ऊंचा लक्ष्य दिया, 895 रुपये का लक्ष्य दिया और करीब क्लोजिंग है 258 रुपये की, यानी 260% की अपसाइड जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे। कवरेज की शुरुआत की खरीदारी की राय के साथ तो यहाँ पर नजर रहेगी। इसके अलावा एक्सिस बैंक, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है जहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर अब ये खरीदारी की राय दे रहे। 920 रुपये के लक्ष्य के लिए 688 के आसपास की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और वैल्यूएशंस भी दूसरे बैंक्स की तुलना में देखें तो बढ़िया नज़र आ रहे हैं। लुपिन यहाँ पर नजर रखेगा। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 950 रुपये के लक्ष्य के लिए 884 जो है क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि इनका जो डायग्नोस्टिक कारोबार है वो ऑपरेशनल हो चुका है और अगले 3 साल में 100 लैब और 1000 कलेक्शन सेंटर खोलने जा रहे हैं और इससे प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर बुलिश है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 5856 रुपये के लक्ष्य के लिए। बजाज फाइनेंस पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, CLSA की तरफ से बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 7452 की शुक्रवार की क्लोजिंग है, 6000 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मीडियम टर्म में अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन है इसे मीट नहीं कर पाएगा, थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और बजाज फाइनेंस पर गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, हालांकि जो लक्ष्य है उसे एडजस्ट किया है, 4578 से बढ़ाकर 5240 कर दिया और जैसे कि मैंने बताया कि 7452 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। हिंडाल्को पर दमदार रिपोर्ट आई है, CLSA की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 570 रुपये के लक्ष्य के लिए 455 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि आउटलुक काफ़ी बढ़िया, एल्यूमिनियम प्राइसेस में बढ़िया तेजी आ रही है। नोवेलिस का जो रिसाइकलिंग स्प्रेड्स हैं ये भी शानदार है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर खरीदारी किराए दे रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 5800 रुपये के लक्ष्य के लिए। भारतीय एयरटेल पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 711 की क्लोजिंग है, 925 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पीक से स्टॉक जो है 9% करेक्ट हो गया है, तो काफ़ी बढ़िया एंट्री पॉइंट है स्टॉक के अंदर निवेश करने के लिए। अंत में HDFC बैंक यहाँ पर नजर रखिएगा, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2070 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और स्पार्क, इस पर रखिए नजर। जबरदस्त रिपोर्ट आती हुई दिखिए, 3.5 गुना ज्यादा इनका टारगेट आपको आते हुए दिखा है, तो बहुत ही बड़ा टारगेट अपग्रेड आया है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। इनफैक्ट जो सन फार्मा का लेवल है उससे ज्यादा का बड़ा टारगेट स्पार्क पर आपको आते हुए दिख रहा है, तो ये आज की जबरदस्त ब्रोकरेज रिपोर्ट है। पर आइए कौन से स्टॉक्स पर करनी है नजर और पिक ऑफ द वीक के साथ शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स का। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, आपसे करेंगे शुरुआत। बताएं सर आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे पास दो पिक्स ऑफ द वीक हैं, एक एफएनओ सेगमेंट से, एक कैश सेगमेंट से। तो एफएनओ सेगमेंट से मुझे पसंद है ग्रासिम ने काफी समय बाद एक करेक्शन के बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, तो ग्रासिम पे खरीदारी की राय है 1700 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1849 के टारगेट के लिए ग्रासिम को खरीदना है। और दूसरा रियल एस्टेट पैक से पूर्वांकरा काफी अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन हो रहा है यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 135 का स्टॉप लॉस है, 170 का टारगेट है, तो ग्रासिम और पूर्वांकरा मेरी पिक्स ऑफ द वीक है। ओके, तो ग्रासिम खरीदे 1849 के टारगेट के लिए और पूर्वांकरा भी खरीदें। ये दो स्टॉक हैं, कैश का भी और फ्यूचर का भी खरीदारी करने की राय दो स्टॉक में बंसल जी की तरफ से। विश्वेश जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक रादर। अनिल जी, कोइंसिडेंट है कि मेरा भी जो स्टॉक है वो, इनफैक्ट मेरे दो स्टॉक थे, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं मॉर्निंग एनालिसिस, एक बंसल जी के साथ और एक आशीष ने जो रिपोर्ट शेयर करी है। पहला तो पूर्वांकरा है और एज अ डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूं, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रिकमेंड किया है। बहुत ही अच्छी कंपनी अनिल जी, हमने दिवाली के दिन भी रिकमेंड किया था, उससे पहले भी रिकमेंड किया था, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। साउथ वेज इनके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स है, बेंगलुरु वगैरह के। अभी रिसेंटली करेक्ट हुआ है और करेक्ट होकर वापस ऊपर जा रहा है, तो
तो बंसल जी के साथ मैं सहमति रखता हूँ। मुझे लगता है 170-175 के टारगेट के लिए पूर्वांकरा को खरीदना चाहिए। मेरा भी स्टॉप लॉस राउंड अबाउट 136 के आसपास ही है, तो पहला पूर्वांकरा है। दूसरा, मैंने आशीष को नहीं सुना था, लेकिन मेरा जो पहले से ही एक स्टॉक आज के लिए अच्छा लग रहा था, इनफैक्ट अगले वीक के लिए था, वो था स्पार्क। और अनिल जी, चार्ट के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल एक कंसोलिडेशन है और उसका अपसाइड में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो आज शायद ये ट्रिगर के लिहाज से 260 के ऊपर अगर जाता है तो मुझे लगता है 280-285 के टारगेट्स के लिए स्पार्क को खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी रिपोर्ट हमें पता है आउट है, लेकिन एक 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की गुजारिश होगी। ओके, 250 के स्टॉप लॉस के साथ स्पार्क में भी करें खरीदारी, और साथ ही पूर्वांकरा तो पसंद है ही विश्वेश जी को भी। तो क्या बात है, दो कैश के स्टॉक्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। 280, 285 दो टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदी है। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है पिक ऑफ द वीक के लिहाज से कैश मार्केट का बैंकिंग स्टॉक है इंडियन बैंक, जिसमें खरीदारी करने की राय है। और इंडियन बैंक के चार्ट को अनिल जी देखें तो स्टॉक में भी एक भारी गिरावट आई बाकी सारे बैंकों की तरह, और नीचे के लेवल्स पर अब एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आता हुआ हमने शुक्रवार के सत्र में देखा। मुझे लगता है कि इंडियन बैंक में इस पूरे सप्ताह आपको तेजी बने दिखाई देगी। 156 के स्टॉप लॉस से बाय करें, और मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक आपको 172 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 172 का एक मुश्त टारगेट होगा, 156 का स्टॉप लॉस इंडियन बैंक पर खरीदारी के लिए। ओके, तो इंडियन बैंक है खरीदारी करने के लिहाज से, ये राय है कुणाल जी की तरफ से। सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। इस हफ्ते में जो स्टॉक मेरे को लग रहा है अच्छा, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर लग रहा है कि एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 2090-2099 के आसपास गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर खरीदारी करें, नीचे में 2045 का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में मेरे को लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज इस हफ्ते में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2150 रुपए से लेके 2200 रुपए तक के लेवल गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर। के लिए खरीदारी करने की राय गोदरेज प्रॉपर्टी में। तैयार है जैन साहब भी। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर इस हफ्ते के लिए। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं जो इवनिंग शो है फ्राइडे का, उसमें मैंने 4 स्टॉक्स दिए थे। मैंने एसबीआई पे मैंने एफएनओ पिक के तौर पे, इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था। एडोर वेल्डिंग, आज मैं सुबह सुन रहा था आपको, आप मिड कैप और स्मॉल कैप का 10-15 दिन आगे बहुत जबरदस्त रहने वाला। बिल्कुल, मैं भी बहुत बुलिश, और मिड कैप स्मॉल कैप तो वैसे हम बहुत ज्यादा देता ही हूँ मैं, जेम्स में भी और ओवरऑल भी आई कीप टॉकिंग अबाउट देम, एंड मुझे लगता है कि अब वहां पे बहुत ध्यान देना चाहिए। फिर प्रेस्टीज एस्टेट्स, तो एडोर वेल्डिंग हो गया इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे। प्रेस्टीज एस्टेट्स मुझे लगता है कि पोजिशनल पिक के तौर पे बहुत बढ़िया रहेगा। और लॉन्ग टर्म पिक में मैंने डेटामेटिक्स ग्लोबल दिया। और अब मैं अगर पिक ऑफ द वीक की बात करूं तो कुणाल जी की एक फेवरेट कंपनी है लिंडे इंडिया, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करेगा। एक स्टॉक मैं भी लेके आया हूं जो आज आपका भी पिक ऑफ द डे था, ग्लेनमार्क फार्मा। मुझे मतलब ये मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ, मुझे फंडामेंटली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, मतलब टेक्निकली ग्लेनमार्क फार्मा मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और एक मुझे जो स्टॉक छोटे स्टॉक में लग रहा हुआ है कांसाई नेरोलेक, मुझे लगता है कि ये स्टॉक को भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एशियन पेंट्स इस तरीके से चला तो सकता है कांसाई नेरोलेक भी चले। और एक न्यूजेन सॉफ्ट, तो आईटी कंपनीज में भी जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है, तो आईटी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिला के कांसाई नेरोलेक, न्यूजेन सॉफ्ट, ग्लेनमार्क फार्मा एंड लिंडे इंडिया। ओके, लिंडे इंडिया 2500 रुपए वाला, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। ग्लेनमार्क फार्मा फ्यूचर्स के तौर पर खरीदारी करने की राय। कंसाई नेरोलेक, और ये भी एक और स्टॉक है जहां पर जैन साहब को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। और न्यूजेन सॉफ्टवेयर एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। तो ढेर सारी पिक्स आपके लिए, 4 शुक्रवार की और 4 सोमवार की, 8 पूरा पोर्टफोलियो बना दिया जैन साहब ने। चलिए, तो ये तो एक ही दिन में आपका सारा काम कंप्लीट। उसमें फ्यूचर्स के कौन कौन से आ गए? एसबीआई, ग्लेनमार्क, 2 फ्यूचर के स्टॉक, और बाकी कैश के स्टॉक्स जहां पर जैन साहब की महारत है ही, वो आते हुए दिख रहे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं एक्शन में। वेदांता 13.5 रुपए का डिविडेंड आया है, इंटरम डिविडेंड। कैश और फ्यूचर्स में थोड़ा फर्क तो ऑलरेडी है। विश्वेश जी, वेदांता में देखिए क्या करना चाहिए? कैश खरीदें, फ्यूचर नीचे आएगा, कैश ऊपर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जरा बताएं। 13.5 रुपए का डिविडेंड है, अगर कोई ट्रेड बनता है वेदांता में तो बताएं सर।
देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से स्टॉक में जो है वो मूवमेंट आनी चाहिए अभी, क्योंकि फिलहाल अगर लेवल्स की बात करें अनिल जी, तो मैं जैसे कि डेटा देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल हर्डल था, पिछले 5 दिन का अगर देखें तो 349.50 के ऊपर नहीं जा रहा था, और ये मैं कैश के चार्ट की बात कर रहा हूँ अनिल जी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर में समवेयर कैचअप कर लेता है, बिकॉज फ्यूचर का डेटा जो होता है वो डिस्काउंट कर लेता है डिविडेंड को। लेकिन मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पे जगह अभी भी है, तो अगर यहाँ पे खरीदारी करनी हो तो मेरे हिसाब से आप देखिए स्पॉट की प्राइस 349 चल रही है और फ्यूचर 341 चल रहा है, लेकिन जैसे ही स्पॉट 350 के ऊपर जाता है, मतलब ऑलमोस्ट खुलना चाहिए, तो मुझे लगता है 375 के टारगेट ओपन होने चाहिए। तो फ्यूचर में मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए अनिल जी, या फिर 350 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए जो करीबन 10 रुपए के आसपास मिल रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 375। ओके, तो 375 की तरफ जा रहा है स्टॉक। नजर रखिए वेदांता पर, ये आज आपको काउंटर एक्शन में आते हुए दिखेगा। पावर ग्रिड, सुमित जी इस पर भी जरा राय दे। ये 15 तारीख को बोर्ड बैठक है, डिविडेंड पर करेंगे चर्चा। देखिए ओवरऑल ये स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया है। पावर ग्रिड मेरे को लगता है अगर कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करें। स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज दिखा के फिर वापस से ऊपर का मूव ही दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर ओवरऑल मूव आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड का देखने को मिलेगा, तो कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 195 200 ये नीचे में सपोर्ट बनेंगे, ऊपर में 210 रुपए से लेकर 215 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड। नजर रखिए डिविडेंड के लिए, ये भी काउंटर आज फोकस में रहने वाला है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, कुणाल जी जरा इसकी चार्ट पर अगर आप राय दे सकें तो। एक सब्सिडरी है जिनको 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो छोटी कंपनी बड़ा ऑर्डर, कैसे देखें एंटनी वेस्ट हैंडलिंग को? देखिए दीपांशु, मेरे पास एंटनी वेस्ट हैंडलिंग का चार्ट नहीं है, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, दोबारा आपसे कुछ और काउंटर पर व्यू ले लेंगे। तब तक मिंदा इंडस्ट्रीज, जैन साहब इस पर राय दें। पिछले हफ्ते मिंडा कॉप, मिंडा इंडस्ट्रीज दोनों एक्शन में रहे। जर्मनी की एक कंपनी है फ्रीवो, जिनको कुणाल जी को चार्ट क्यों नहीं है? चार्ट क्यों नहीं है? आई थिंक सॉफ्टवेयर सिस्टम। कुणाल जी कोई हमारी तरफ से मदद चाहिए, अगर चार्ट नहीं है आपको, कुछ हम कुछ कर सके तो बताइए। अनिल जी नाम बदलवा सकते हैं आप अगर चाहे तो। हाँ कर सकते हैं। सरावगी वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा कुछ अच्छा सा आप बताओ, हम करवा देते हैं। अच्छा बंसल जी सजेस्ट कर रहे हैं क्या नाम रहना है? आपके मुंह में घी शक्कर। जी बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी ऐसा नहीं है कुणाल जी के पास चार्ट नहीं है, एक्चुअली चार्ट खुल नहीं पा रहा है क्योंकि एंटीनी डालते हैं तो खुलता नहीं है कुणाल जी के सॉफ्टवेयर में। तो कुणाल जी आप AWHCL डालेंगे तो चार्ट खुल जाएगा आपके पास। अच्छा दोस्त रखने के ये फायदे हैं कुणाल जी, देखा समय पे काम आ गए बंसल जी आपके। और इस बीच विश्वेश जी भी कुछ कह रहे हैं। जी विश्वेश जी। अनिल जी बिल्कुल, जो बंसल जी ने कहा कि एंटनी के नाम से चार्ट सर्च कर रहे होंगे फाल्कन में, तो बेसिकली AWHCL जो है वो कंपनी का नाम है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ 400 रुपए से 280 तक आया है। मुझे लगता है इमीडिएटली अनिल जी 300 रुपए के हर्डल है और वो क्रॉस ना करे तब तक खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही 300 का लेवल निकलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से दीपांशु ने बताया 1000 करोड़ का ऑर्डर है, मुझे लगता है 340 तक के टारगेट ओपन हो रहा है। और 831 करोड़ का मार्केट कैप अनिल जी क्विकली देखा 13 के पी पे मिल रहा है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन भी बार्गेन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 300 के ऊपर 340 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। जी आपने काम तो ठीक किया वैसे कुणाल जी को बचाने के, लेकिन अब बाजी मार गए विश्वेश जी। आप तो खाली इतना बता के वो क्या कोड बता के रह गए, इन्होंने पूरा क्रेडिट ले गए। ये देखो विश्वेश जी आज कमाल करके। इसे विश्वेश जी का मैंने एक चीज नोटिस की है, मंडे मॉर्निंग वाला शो इनका बहुत जोरदार जाता है। सैटरडे संडे काफी नींद लेते होंगे विश्वेश जी। अनिल जी ये आपका नींद वाला जो आपने मेरी फिरके लेते हो ना अनिल जी, पूरा इंडिया में कहीं पे भी जाओ ना तो रात को अगर मुझे दिख जाता है तो बोले सो जाइए, वरना कल अनिल जी आपको ऑन है तो प्लीज जाके सो जाइए। मेरे लिए अनिल जी शाम में तो फ्राइडे सैटरडे संडे शाम में मैं कभी भी जा सकता है। इनफैक्ट दमन में रहता हूँ, मैं गया था डिनर के लिए तो वहां पे भी कोई मिले थे, वो बोल रहे कि अनिल जी सुबह सुबह आपको डांटेंगे। मैंने बोला क्यों? बोले आप 11 बजे तक यहाँ डिनर कर रहे हो। तो पूरे इंडिया में बदनामी कर दी आपने हमारी। नहीं इसमें आपका नाम है, इसको आप नाम समझिए, बदनाम मत समझिए। देखिए मतलब मुझे पहली बार गब्बर की तरफ मुझसे भी डरते हैं। सो जाओ विश्वेश जी, फोन आ जाएगा। चलिए बढ़िया। आप मिंडा पे सवाल पूछ रहे थे जी। हाँ मैं जैन साहब से पूछा था, जो इन्होंने एक जेवी करा है जैन साहब, 71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है। थोड़ी और भी ग्रुप लेवल पर एक्सपेंशन की बात करें तो काफी सारे अपडेट्स आए मिंदा इंडस्ट्रीज को लेकर। सर क्या राय रखते हैं काउंटर पर?
नहीं देखिए, मिंडा इंडस्ट्रीज मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है और बहुत बढ़िया कर रही है कंपनी। पिछले 4-5 क्वार्टर्स तो बहुत ही बेहतरीन गए हैं और ओवरऑल बहुत चल चुका है स्टॉक। देखिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लगता है कि डिस्काउंटेड है, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं और ऑटो इंसुलेटर्स भी आगे आने वाले दिनों में हम बुलिश ऑन द सेक्टर, बट बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति दूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एक बार जब इतना चला हुआ स्टॉक रहता है तो इन न्यूज पे बहुत ज्यादा ऐसा उछाल आ जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है, बट यस जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। और एंटोनी वेस्ट का मैं भी एक चीज अनिल जी ऐड करना चाहता हूँ, AWCL तो है ही है, इसमें क्या वो एच नहीं आता है, वो एंथनी और एंटोनी, तो वहां एक तो टेंशन हो जाती है क्योंकि स्टॉक को मैंने भी जेम्स में लिया था, हालांकि जैन साहब के जेम्स में वन ऑफ द वेरी फ्यू फ्लॉप आइडियाज में से रहा। ये फ्लॉप मतलब मैं कंपनी खराब नहीं बोल रहा, पर ये चला नहीं, कहां से रेकमेंड किया वहां से नीचे आया। आज की जो न्यूज है ये काफी बड़ी न्यूज है एंड अभी विशेष जी ने कहा आजकल फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया से देख रहे हैं विशेष जी, तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी उछाल देगा और शायद जो मैंने जैन साहब के जेम्स में जो टारगेट्स दिए वो आने वाले दिनों में अचीव हो सकता है। तो वन शुड सर्टेनली बाय दिस स्टॉक एंड यहाँ से चलेगा। ओके तो ये है एंटनी वेस्ट। वो ये पुराने जमाने के है ना कुणाल जी, वो अमर अकबर एंथनी देखी होगी ना, तो वहाँ पे एंथनी में TH होता था, TH होता था, तो वहीं से ढूंढ रहे होंगे इसलिए मिला नहीं। ओ समझ में आता है। अच्छा लेके आइए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए एक और बढ़िया और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। हरनाज संधू ये मिस यूनिवर्स बनी है 2021 की, इस साल की मिस यूनिवर्स भारत से बनी है। हरनाज संधू जो कि पंजाब से हैं, 21 वर्षीय, और ये फाइनल राउंड में पहुंची थी और फाइनल राउंड में पैराग्वे और साउथ अफ्रीका इन 2 देशों की सुंदरियां थी, उनके मुकाबले में हरनाज संधू आगे निकलकर मिस यूनिवर्स बनी है। तो दीप 21 साल बाद फिर से कोई भारतीय हमारी जो है वो मिस यूनिवर्स बनी है। लारा दत्ता बनी थी आखिर में, और लारा दत्ता का मैंने इंटरव्यू लॉकडाउन के वक्त किया भी था। हाँ लॉकडाउन के वक्त किया था, लेकिन वो उसके बाद अब हरनाज संधू बनी है मिस यूनिवर्स, तो एक अच्छी खबर। बिल्कुल, तीसरी मिस यूनिवर्स इंडिया, तीसरी मिस यूनिवर्स है सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और उसके बाद हरनाज संधू। आपको सारी याद है तीसरी? अच्छा, मिस यूनिवर्सल पर काफी रिसर्च है। मिस वर्ल्ड की तो दीप एकदम सही रिसर्च करते हुए सही डायरेक्शन में जाते हुए, जैन साहब आपको भी पता था? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, देखिए मजे की बात क्या है, आपने सही पूछ लिया। हमारा जो ग्रुप है, मेरी एक मतलब सिस्टर इन लॉज एंड ब्रदर इन लॉज और सबका ससुराल वालों का बोल लीजिए, तो उसमें मेरी सिस्टर इन लॉ US रहते हैं, उसने सुबह सुबह मैसेज डाल दिया क्योंकि वहां तो अभी रात ही चल रही है, बोले ये इंडिया में मतलब मिस इंडिया विंस मिस यूनिवर्स, उसका एक क्वेश्चन मार्क आता है अगेन, आई गेस इंडिया प्रोड्यूसेस द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द स्मार्टेस्ट गर्ल्स। फिर साथ में हंसी भी दी है, यस इंडियन गर्ल्स ठीक है 3 ही खिताब मिले, मगर ओवरऑल देखिए इंडियन ब्यूटी तो सबसे ज्यादा सराही जाती है और ब्रेन्स तो इंडियन ब्रेन्स, ब्यूटी विद ब्रेन्स हमने देखा था एक ही साल में तहलका मचा दिया था सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय ने, फिर उसके बाद ये, और मुझे लगता है आगे भी आने वाले खिताब खूब जीतेंगे। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड थी, मिस वर्ल्ड बनी थी। चलिए तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए करते हैं शुरुआत इसी के साथ फर्स्ट एड की हेडलाइंस के साथ।